डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि सीरीज में हम लोग बिहार का इतिहास देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ बिहार। मैंने आपको बताया था यह अनअकैडमी का नोट्स है जिसमें करेक्शन करके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नोट्स वही है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यह आपका वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले मैं आपको उज्जैन तक बता चुका हूँ, उसके आगे हम लोग देखेंगे आज, जिसमें आपको शिशुनाग वंश, मौर्य वंश ये सब आएंगे। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की ओर। बृहदत्त वंश मैंने आपको बता दिया था, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मैंने आपको बताया था हर्यक वंश, जो कि बिंबिसार जो है पुलक को, यहाँ मैंने बताया था आपको भैया को मारा जाता है, फिर पुलक और उसके पुत्र को मारकर जो है अपने पुत्र को, बिंबिसार को जो है गद्दी पर बैठा देता है। हर्यक वंश आता है, इसमें आपको अजातशत्रु, उदयन, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। तो चलते हैं, मैंने आपको बताया था हर्यक वंश का जो है अंतिम राजा नाग दशक था। ये जो है शिशुनाग वंश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ से आज देखेंगे शिशुनाग वंश 412 से 345 बीसी तक चलेंगे, यानी ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश के बाद 412 से 345 ईसा पूर्व तक मगध पर शिशुनाग वंश ने शासन किया। इसकी स्थापना काशी के राज्यपाल शिशुनाग ने की थी। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। पीछे आपने देखा कि राजगिरी था, अब कहाँ आया? वैशाली। इसने अवंती, वत्स और कौशल पर अधिकार कर इसे मगध में मिला लिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, जिसने अपनी पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। अब देखिए, पीछे मैंने आपको बताया था राजगिरी बना, फिर पाटलिपुत्र बना, उज्जैन शामिल थे, और यहाँ फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र आ गया राजधानी। हर्षचरित के अनुसार महापद्म नंद ने कालाशोक की हत्या कर दी और कालाशोक के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। फिर आएगा आपका नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व। संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। पुराणों में इसे सर्वछत्रांत या एकराट कहा गया है। महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन कहा गया है या अग्रसेन। इसकी जाति क्या थी? नाई थी। इसने कलिंग अभियान कर यहाँ विजय प्राप्त की तथा विजय स्मारक के रूप में कलिंग की जैन मूर्ति उठा लिया। हाथी गुम्पा के अनुसार इसने यहाँ एक नहर का निर्माण करवाया था। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, और घनानंद लालची था। क्या था? लालची था और क्रूर शासक था, जिससे जनता परेशान थी। घनानंद ने एक यज्ञ के दौरान चाणक्य का अपमान किया था, और यही चाणक्य बदला लेगा किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। इसने बहुत बड़ी मात्रा में धन को गंगा नदी में छिपा रखा था, ऐसा माना गया है। घनानंद का वध कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का संपूर्ण इतिहास देखेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं। मौर्य वंश जो है लगभग 137 वर्ष तक जो है मौर्य वंश जो है यहाँ के शासक राज किए भारत में। जिसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। जी हाँ, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य के द्वारा। यह साम्राज्य जो है मौर्य साम्राज्य पूर्व में जो मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान, जिसको हम आज बिहार और बंगाल कहते हैं, है ना, यहाँ से शुरू हुआ था। और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज पटना शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं। प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्ष तक शासन किया हुआ था आपका मौर्य वंश। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ और वह मगध की गद्दी पर 323 ईसा पूर्व जो है बैठा।
मौर्य वंश के विषय में जानकारी का प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखा, मुद्रा राक्षस जो कि विशाखा दत्त ने लिखा, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा और स्तंभलेख या शिलालेख में मिलता है। मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला था। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त शूद्र जाति का था। किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे मौर्य क्षत्रिय मानते हैं। और देखिए आगे, मुद्रा राक्षस के अनुसार जो है मूरा जो नंदों की रानी थी संभवतः चंद्रगुप्त की माँ या दादी होगी, ऐसा माना गया है। बौद्ध ग्रंथ में महावंश की टीका के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर के प्रमुख थे। चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया इन्होंने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु होती है। इसके बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बनता है। सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर पुनः चढ़ाई कर दिया। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को उस समय हरा दिया और दोनों में समझौता हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिया था। फिर सेल्यूकस क्या करेगा? यह अपनी पुत्री का विवाह कर देगा। तो सेल्यूकस जो है निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और दहेज स्वरूप जो है एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया एवं पेरोपिनिसरा यानी जिसको हम काबुल कहते हैं नाम प्रांत भी चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की भी रचना की। बहुत फेमस है आपका इंडिका जो है पुस्तक कौन? मेगास्थनीज ने लिखा। इस पुस्तक में भारतीय समाज तथा नगरीय संरचना का विवरण मिलता है। इंडिका में क्या है? भारत के समाज के बारे में और नगर के बारे में जो है विवरण है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद में बांट दिया, विभाजित कर दिया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अब अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा, कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा जिसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में की थी। एरियन तथा प्लूकार्ट ने इसकी पहचान एंड्रोकोट्स के रूप में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। और इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। गिरनार अभिलेख के अनुसार इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। काफी महत्वपूर्ण है आपका ये। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में कर्नाटक तक विजय प्राप्त की थी। इसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक चला गया और वहाँ 298 ईसा पूर्व जो है संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये संलेखना विधि क्या है? अपने शरीर को कष्ट देकर धीरे धीरे मारना, उसी को बोलते हैं संलेखना। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट बताऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य से आगे की ओर चलेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।